तो आज सेकंड लेक्चर करते हैं। पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो क्या था? हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है, हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स, कुछ ही डेटा टाइप्स पढ़े थे। मैंने कहा था ये जो तुम्हारे हैं ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इनसे नीचे डेटा टाइप्स नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल को जब हम नेम असाइन करते हैं उसके। चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमने वैल्यूज़ दी थी वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू इन दी इन्वर्टेड कॉमा 72, और मैंने ये पूछा था कि ये किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। अब हम वेरिएबल्स के ही बारे में और डिटेल पढ़ेंगे आज। पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वेरिएबल्स के बारे में वो है मल्टीपल असाइनिंग। मल्टीपल असाइनिंग मतलब अगर एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन करनी हो या एक टाइम पे एक साथ कई सारी वैल्यूज़ असाइन करनी हो, इसको देखते हैं। तो पहली चीज़, अगर मैंने इनिशियली लिखा है a इज इक्वल्स टू 2 और लेटर इन द प्रोग्राम मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू 3, तो इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद मैं जब भी एक ही वैल्यू को यूज़ करूँगी तो 2 वैल्यू जो होगी वो इरेज हो चुकी होगी और 3 वैल्यू जो होगी वो स्टोर हो चुकी होगी। इस मेथड को कहते हैं कि पुरानी वैल्यू लीव कर जाती है, इरेज कर जाता है, ओवरराइट कर जाता है। ठीक है। सेकेंड चीज़, मान लो तुम्हारे पास कई सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी तुमने सेम वैल्यू रखनी है, तो उसको हम एक ही लाइन में डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 5। तो यहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम में मैं a को चेक करूँगी 5 आएगा, b को चेक करूँगी 5 आएगा, c को और d को, सारे आ जाएंगे 5। मान लो मुझे एक ही लाइन मिली है और मुझे कई सारे वेरिएबल्स असाइन करने, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ p, q, r। अब तुम कहोगे मैम कॉमा जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, टेक्निकली ये आना नहीं चाहिए। ये तब तक गलत है जब तक मैं यहाँ लिखूँ 5, क्योंकि देखने में यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 5। वहीं अगर मैं 5, 6, 7 कर दूँ तो ये इंडिविजुअली वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर देगा। यानी विद रिस्पेक्ट p की वैल्यू हो जाएगी 5, q की वैल्यू हो जाएगी 6, r की वैल्यू हो जाएगी 7। ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें एक साथ वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करने का रहता है, तो तब हम ये मेथड या ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इक्वल वैल्यू देनी हो इक्वल्स लगा लीजिए, अलग अलग वैल्यू देनी हो बट इकट्ठे असाइन करना हो देन यू मे यूज़ कॉमा ऑपरेटर। बट शर्त क्या है कि जितने कॉमा यानी जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। भले ही मुझे इसकी वैल्यू अगर 6 ही करनी होती तो मुझे इधर भी कॉमा डाल के 6 करना पड़ता, फिर मैं वो इक्वल टू का यूज़ q इक्वल्स टू r नहीं कर सकती थी। तो या तो कॉमा ऑपरेटर यूज़ कर लो या इक्वल्स ऑपरेटर यूज़ कर लो। इक्वल्स टू ऑपरेटर का एक नाम असाइनमेंट ऑपरेटर। तुम्हारे मैथ्स में तुमने पढ़ा है, कई बार लिखा है लेट x इक्वल्स टू 5, और फिर कई बार ऐसे भी लिखा है LHS इक्वल्स टू RHS। जब तुम लिखते थे LHS इक्वल्स टू RHS तब तुम LHS की वैल्यू RHS में नहीं डाल रहे होते थे। याद करो, जब लिखते थे लेट x इक्वल्स टू 5 तो तुम वैल्यू 5 को x नाम के वेरिएबल में डाल रहे होते थे। जब यहाँ करते थे तो तुम डाल नहीं होते थे, तुम कंपेयर कर रहे थे कि भाई पूरा पढ़ लिया हमने, और तब कंपेयर करने पे LHS RHS बराबर आ रहा है। पिछले क्लास में मैंने बताया ये सब उन लैंग्वेजेस में ठीक हैं जो ह्यूमन डील करते हैं। मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, ये उस लैंग्वेज में ठीक है जो ह्यूमन बीइंग डील कर रहा है। एक मशीन इसको और इसको सेम नहीं कर सकती।
तो अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आपने इक्वल्स टू यूज कर लिया, बट अगर जब भी आपको वैल्यू कंपेयर करनी है तो आप सिंगल इक्वल टू ना लगा के आप लगाते हो डबल इक्वल टू। ऑब्वियसली देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, कोई स्पेस नहीं होता, वो अलग अलग दिखाई दे तो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, जब आप टाइप करोगे तो वो बिल्कुल पास पास दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? तो ये वाला ऑपरेटर ये कहलाता है इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट? ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, आगे मैं पढ़ाऊंगी, आज ही पढ़ाऊंगी। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये अपना अलग चल रहा है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। पिछली क्लास में हमने इक्वल्स टू के बारे में बहुत बात करी, कुछ कन्फ्यूजन्स भी थे जब हम एक वेरिएबल ले रहे थे a और उसकी मैं वैल्यू डाल रही थी 3 + 5, तब खास कन्फ्यूजन नहीं था, हम 3 और 5 ऐड करके a के अंदर वैल्यू डाल रहे थे। बट जब मैं वैल्यू डाल रही थी इसमें 3 > 5, तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये इंट डेटा टाइप है या ये क्या है। तो इक्वल्स टू या असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमें एक बात ये पढ़नी है दैट इट वर्क्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ये इसी तरीके से वर्क करता है, यानी पहले ये इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को अगर ज़रूरत पड़ रही है उसको कुछ इवैल्यूएट करने की, कुछ चेक करने की, तो वो करेगा और फिर उसके बाद वैल्यू किस में पुट करेगा, a में। ये बात समझ में आई? इसी रूल की वजह से हम a = 5 तो लिख सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बट कभी 5 = a नहीं लिख सकते। मैथ्स में कर सकते थे, अगेन मैथ्स इज ह्यूमन लैंग्वेज, उसमें आप ये सब कर सकते हो, इसमें क्यों नहीं कर सकते? हमने असाइनमेंट को रूल बताया कि भाई तुम RHS से उठाओगे और LHS में फीड कर दोगे, RHS से उठाओगे LHS में फीड कर दोगे। तो 5 एक वैल्यू है, उसको उठाया, उसको वेरिएबल a में फीड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें भी सेम पैटर्न ही फॉलो होगा, बट यहाँ आ गई दिक्कत। 5 एक वेरिएबल नहीं है, एक वैल्यू है। आप वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो, वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो पहला रूल कि हमेशा वेरिएबल ऑन द लेफ्ट एंड वैल्यू ऑन द राइट। दूसरा रूल, असाइनमेंट ऑपरेटर विल वर्क फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर राइट हैंड साइड पे कुछ ऑपरेशंस दिए हैं तो पहले हम उस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो बची हुई वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, उसको हम डालेंगे हमारे वेरिएबल में। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए आज की, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर in any computer language, the values to the variable, you may use short form जल्दी जल्दी लिखने के लिए, the values to the variable are assigned using assignment operator, are assigned using assignment operator। अब हम सिर्फ पाइथन की बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस लेके, इन पाइथन, वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में राइट टू लेफ्ट ही वर्क करता है, बट क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पाइथन की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे रहेंगे। सो इन पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मतलब सिंबल बनाएंगे इक्वल्स टू का, नहीं एक बार, 2 बार वाला क्या है, कंपेयर कर रहा है, उसको इक्वल्स टू बोलते हैं। इसको असाइनमेंट बोलते हैं क्योंकि ये वैल्यू असाइन कर रहा है, वो कंपेयर करता है तो उसको इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे, ठीक है?
असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज ब्रैकेट में इक्वल टू का सिंबल वर्क्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, वर्क्स फ्रॉम RHS to LHS, works from RHS to LHS, comma this means if there is an expression, जैसे कि ये एक सिंपल वैल्यू नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है. सो इफ देर इज एन एक्सप्रेशन ऑन RHS, it is first solved, and then the value of the result, is assigned to the variable. The value of the result is assigned to the variable. ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे. A equals to 3 greater than 5. 3 greater than 5 पे बॉक्स बना के एरो ऐसे बनाओ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता हुआ. ठीक, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. फर्स्ट द वैल्यू ऑफ FIRST, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ 3 greater than 5, which is false. F कैसा रहेगा बेटा? कैपिटल. which is false is evaluated and then stored in variable A, making I hope ये समझ लोगे. D type means data type. Making D type of A, making D type data type of A as bool. bool में छोटा b. D type of A as bool. समझ में आ गया? ठीक. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. Methods of assigning values to a variable. पहला वाला मेथड तो बहुत आसान है. x equals to 3, x equals to false, x equals to a plus b. पहला वाला मेथड आसान है, तो उसका आई डोंट थिंक डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है. पहला पॉइंट लिखेंगे. फॉर असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स. ये लाइन कॉपी कर लो. a equals to b equals to c equals to d equals to 5. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे. 5, 4, ट्रू फॉल्स कुछ भी. नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे. फॉर असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू multiple variables on a single line. PQR वाली लाइन लिखेंगे. P, Q, R is equals to 5, 6, 7. इस पॉइंट के बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है. The value 5 is assigned to P, बस ऐसे लिख लो. The value 5 is assigned to P, 6 is assigned to Q, 7 is assigned to R. 5 is assigned to P, 6 is assigned to Q, 7 is assigned to R. ठीक. अब एक और चीज़ होती है कई बार, जैसे मान लो तुमने लिखा डेज ऑफ द वीक, तो तुमने नंबर्स असाइन करने हैं ढेर सारे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होने चाहिए. अच्छा, एक चीज़ और समझाएं. अभी तक मैथ्स पढ़ते आ रहे थे, हमने पढ़ा था काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स 0 नहीं रखते हैं, काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती. ये सारे रूल्स फेल हैं आपके कंप्यूटर में.
कंप्यूटर में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक्स में एरे पढ़ोगे। एरे क्या होता है कि वेरिएबल नेम एक है, उसी एक नेम में कई सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो पहली वैल्यू है उसको 1 ना बोल के क्या बोलते हैं हम, 0। तो जब आएगा तब देखेंगे। मैंने यहाँ पे डेज की कुछ वैल्यूज़ रख दी, 0 1 2 3 4 5 6। अब मैंने नेक्स्ट में लिखा मन, ट्यू, वेड, थर्स, फ्राई, सैट, सन, और यहाँ लिख दिया डेज। मैंने किया क्या, मैंने पहले एक वेरिएबल उठाया और उसमें 7 वैल्यूज़ डाली जो कि नहीं डालनी चाहिए एज पर यू। अभी तक तुमको ये चीज़ नहीं पता है ये क्या है, ये वैसे एक टपल है, टपल। आगे पढ़ोगे, अभी ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ गलत नहीं है। डेज अपने अंदर ये 7 वैल्यूज़ रख सकता है। अगर मुझे पहली वैल्यू निकालनी होंगी तो वही मैं 0 से बुलाऊंगी, दूसरी वैल्यू निकालनी होगी तो मैं 1 से, और लास्ट वैल्यू जितनी भी होगी वो उससे बुलाऊंगी, ठीक। तो ये 7 वैल्यूज़ मैंने इसमें डाली, फिर ये 7 वैल्यूज़ मैं इनडायरेक्टली इसमें डाल रही हूँ। देखो वहाँ मैंने डेज को, क्योंकि अब डेज के अंदर कुछ स्टोर्ड है, मैं फिर इसको RHS to LHS कर रही हूँ, तो वही वो रिस्पेक्टिव ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं वेड प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये एक और मेथड है, टपल कहते हैं इसको। अभी आपकी किताब में इंट्रोड्यूस नहीं किया है इनिशियल फर्स्ट चैप्टर में, तो अभी मैं भी इसको नाम नहीं दूंगी, बट यही सेम चीज़ स्मॉल ब्रैकेट में भी हो सकती है, यही सेम चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में भी हो सकती है। फ़र्क है इतना कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ये एडिटेबल है। मैं जब चाहूँ मैं 3 को चेंज करके 9 कर सकती हूँ, 5 को डिलीट कर सकती हूँ, 6 के आगे भी नंबर्स बढ़ा सकती हूँ जब चाहूँ। अब सेम अभी यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये टपल है। अगर मैं चाहूँ इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ तो अब ये एडिटेबल हो गया, क्योंकि देखो मैंने टॉपिक क्या लिया, मैंने डेज ऑफ द वीक लिया, डेज लिखा, ये कभी जीवन में चेंज नहीं होंगे, तो मैंने उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा, कोई गलत नहीं था। मान लो मैं अगर ऐसे लिखूं कि स्टूडेंट मार्क्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट मार्क्स और मैंने वैल्यू डाल दी 7 6 5 3 7 9 8, ठीक। और अब प्रिया, आस्था, हरमीक, विवान, सना, सोम, पारुल इज इक्वल्स टू STU अंडरस्कोर मार्क्स। तो रिस्पेक्टिव मार्क्स रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के नेम में असाइन हो गए। स्क्वायर ब्रैकेट में डालने से मैं चाहूँ तो मैं हरमीक के मार्क्स चेंज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं सोम के मार्क्स डिलीट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो और बच्चे बढ़ा सकती हूँ मार्क्स डालने के लिए। बट जब मैं कोई चीज़ को राउंड ब्रैकेट में डाल देती हूँ तब मैंने उसकी एडिटिंग की कैपेसिटी रोक दी। डुप्लीकेशन हो सकता है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें तो किया नहीं है मैंने, कर सकते हैं। पर जब स्मॉल ब्रैकेट में होगा तब मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगी। और एडिट में क्या आता है, चेंज करना, डिलीट करना, ऐड करना। स्क्वायर ब्रैकेट में डालने से चेंज, डिलीट, ऐड तीनों हो सकते हैं। डुप्लीकेट ये भी रखता है, यहाँ पे 2 डुप्लीकेट मार्क्स हैं, यहाँ मैंने दिया नहीं है, मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट दे सकती हूँ। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा कि एडिट किया तो? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडिटेबल आप नहीं चाहते हो। जब आप डेटाबेस बना रहे होते हो
तो जैसे आप किसी का रोल नंबर है वो आप फिक्स रखना चाहते हो, तो आप उस टाइम पे जो रोल नंबर्स वाली वैल्यू है उनको सर्कल वाले ब्रैकेट्स में डाल दोगे, ताकि ये आगे प्रोग्राम में अगर गलती से भी चेंज हो सक रहे हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया हो जिससे ये चेंज हो जाए, तो वो एरर दिखा दे, वो चेंज ना करे। जो चीज़ एडिटेबल है, जाहिर सी बात है, आप जैसे आपका स्कॉलर नंबर है, तो जब टीचर्स आपके मार्क्स फीड करते हैं पूरे रजिस्टर में, तो स्कॉलर नंबर वाला कॉलम, आपका नेम वाला कॉलम फ्रीज होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे नाम की स्पेलिंग HARMEEK है तो वो वही रहेगी, आई कैन नॉट एडिट इट टू MIK, ये मेरे पास राइट्स नहीं है। ये तो एक एक्सेल की शीट है, ठीक है। ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स के लिए, तो जब सॉफ्टवेयर में हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखना चाहते हैं जो यूज़र अपने एंड से एडिट ना कर सके, तो वो सारे वेरिएबल्स हम जो हैं इनसे एंटर करते हैं, ताकि भैया हम सेफ साइड हैं, यूज़र छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा। जहाँ पे आप एडिटिंग की पॉसिबिलिटी देते हो तो वहाँ आप ये यूज़ करते हो। तो बेसिकली आप यहाँ एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो, पहला काम। दूसरा काम, उस वेरिएबल को यूज़ करके दूसरे वेरिएबल्स में वैल्यू डाल रहे हो। ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। ये तभी इक्वल हो पाएंगे अगर तुमने कैटेगरी सेम रखी है। कहने का मतलब, अगर तुमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया और यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तब फिर ये स्टेटमेंट एरर दे देगा, क्योंकि आप किसी और जैसे कहते हैं ना, फंडामेंटल की बात तुमने पढ़े हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एक तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े हो तुम लोग। तो जैसे ये एक डिराइव्ड अलग फिजिकल क्वांटिटी है, स्मॉल ब्रैकेट वाली अलग है, यू कैन नॉट पुट देम इन इक्वल टू साइन। समझ में आया? तो ये एरर देगा। तो अगर हम लगाएंगे तो हम दोनों में स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, अगर हम इसको इक्वेट करना चाहते हैं तो। समझ में आ गया? हेडिंग डालेंगे, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू सेम वेरिएबल। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू सेम वेरिएबल। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू सेम वेरिएबल। पहले लिखेंगे डेज इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट में, चलो अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना, वैल्यूज़ लिख लो, 7 वैल्यूज़ लिखना, ठीक। अब नीचे भी फिर स्क्वायर ही करना या स्मॉल ही करना। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डाल दो, जिस तरीके का डेज वेरिएबल में लिया है उसी तरीके का लिखना। तुमने कैपिटल लिया है तो कैपिटल लिखना, आपने स्मॉल लिया है तो स्मॉल लिखेंगे ना। गलत, गलत, डेज उस तरफ आएगा। आप डेज की वैल्यू इनमें असाइन कर रहे हो, बात समझे? ठीक। अगर आपने डेज इधर लिख दिया तो आप बेसिकली डेज की वेरिएबल्स को ओवरराइट करना चाह रहे हो। क्लियर हुई बात? डेज उस तरफ जाएगा, ठीक। और टपल में यानी ये स्मॉल ब्रैकेट में ओवरराइट नहीं हो सकता, इनएडिटेबल है। क्लियर हो गई बच्चे बात? ठीक। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 2 मार्क्स यहाँ आ सकते हैं, बट फिर क्या होगा, ये मार्क्स चले जाएंगे और वो इससे ओवरराइट हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपने डेज इधर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वर्क कैसे करता है, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट वाली वैल्यूज किस में चली जाती, लेफ्ट में। एक और एरर आता, एक और एरर आता, समझो। यहाँ पे जो मन, ट्यू, वेड, थर लिखा है, ये मैंने वेरिएबल्स के नाम लिखे। अगर मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इंसर्ट करना है
तो फिर ये क्या हो गई, स्ट्रिंग। और मुझे कंपलसरी है कि मैं स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा लगाऊं। तो अगर डेज उधर डालना है तो इसको कुछ वैलिड वैल्यू बनाना पड़ेगा, और MON ऑन इट्स ओन इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, इट कैन बी अ वेरिएबल नॉट अ वैल्यू। स्ट्रिंग के लिए क्या ज़रूरी है, इन्वर्टेड कॉमा। समझ में आ गया, कठिन लग रहा है? ठीक, नीचे वाला भी लिख लेना। स्ट्रिंग किससे लगाना है, स्ट्रिंग किससे लगाना अभी नहीं लगाना, अभी तो हम इसको वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहे हैं ना बेटा। मैं जो डेज में ऊपर 0 1 2 3 4 5 4 उठाई, वो मैं रिस्पेक्टिवली मंडे में 0, ट्यूसडे में 1, वेंसडे में 2 ऐसे डाल रही हूँ। तो ये वेरिएबल नेम की तरह ट्रीट हो रहे हैं। वेरिएबल नेम में तो कोई कुछ भी लिखो, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, कुछ भी लिखो। शर्त जो है वो तुमको पता है, तुमने रूल्स पढ़े हैं पिछली बार। अगर मैं ऐसा कुछ बनाती कि डेज बराबर और ब्रैकेट में डालती मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये वैल्यू की तरह मैं डेज में डाल रही हूँ। और वैल्यू अगर लेटर्स वाली है, नंबर वाली तो डल जाएगी बिना स्ट्रिंग के, इंटीजर डेटा टाइप। अगर लेटर्स वाली है तो स्ट्रिंग में होना ज़रूरी है। बात समझ में आई, कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला भी लिख लिया ना। आगे ज़रा एक स्टार बना के, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। फर्क क्या है किस चीज़ में? अगर स्ट्रिंग लगा दिया तो? यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते, वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते। जब ये डेटा की तरह यूज़ हो, डेटा की तरह, यानी जैसे 0 एक डेटा की तरह यूज़ हो रहा है, आप स्टोर कर रहे हो 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब वो चीज़ ऊपर की तो दिक्कत नहीं, नीचे की तो दिक्कत होगी। मतलब वो नंबर्स हैं, नंबर्स अपने आप में इंटीजर डेटा टाइप हैं। फिर जैसे वो ऊपर जो आपने स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया, फिर वो नीचे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ मैं अलग काम कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एक वेरिएबल में आपने ढेर सारी वैल्यू स्टोर करी, और फिर वो ढेर सारी वैल्यू ढेर सारे वेरिएबल में रिस्पेक्टिवली डाल दी। सेकंड एग्जांपल, ऐसा ही एक मैंने वेरिएबल लिया और उसमें मैंने ढेर सारी वैल्यू स्टोर करनी है। मैंने वेरिएबल लिया स्टूडेंट डेटा। यहाँ मैं स्टोर करने जा रही हूँ उन बच्चों के नाम जो मेरे से कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो मैंने डाला, इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि एडिट हो जाए। तो मैंने पहला डाला विवान। विवान बिना स्ट्रिंग के डेटा नहीं हो सकता। विवान एक नंबर नहीं है, ना वो 7 है, ना वो 7.2 है, ना वो फॉल्स है या ना ट्रू है, वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए उस पर इन्वर्टेड कॉमा होना ज़रूरी है। तभी जब तुमने मंडे ट्यूसडे वाली साइड उस तरफ लिखी, तो मैंने कहा वो उस तरफ पहली बात तो लिखी नहीं जाएगी, नहीं तो वो वैल्यू डेज में आएगी। और अगर ऐसे लिखते भी हो एक अलग प्रोग्राम की तरह समझो, तो वो MON अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रख रहा है, वो एक स्ट्रिंग है। तब अगर वो राइट हैंड साइड आ रहा है तो वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा में ही लगाना है। तो मैंने लिखा विवान कॉमा हरनीक कॉमा सना। ये 3 नाम मैंने किस वेरिएबल में डाल दिए? स्टू डेटा में। अब मैं चाहूँ तो मैं इन नेम्स को नंबर्स दे सकती हूँ, ठीक है। यानी अब मैं वेरिएबल नेम बना रही हूँ। A1 पहला वेरिएबल जिसमें मैं विवान स्टोर करना चाह रही हूँ, A2 दूसरा वेरिएबल जिसमें मैं हरमीक स्टोर करना चाह रही हूँ, A3 तीसरा वेरिएबल जिसमें मैं सना स्टोर करना चाह रही हूँ। तो दोबारा ये और ये लिखने से क्या मतलब, क्योंकि ऑलरेडी स्टू डेटा में ये 3 नाम है ना।
समझ में आया? ये किया। अगर हम बाय मिस्टेक इस स्टेटमेंट को अभी मैं नहीं देख रही हूँ, एक्सक्लूसिव चल रही हूँ, अगर मैं जो तुमने मिस्टेक करी कि तुमने स्टू डेटा इधर लिखा, स्टू डेटा बराबर ये, तो यहाँ तो वैलिड वैल्यू आनी चाहिए थी, है ना, बट A1 तो कोई वैलिड वैल्यू है ही नहीं। कब तक नहीं है? अब है। सिर्फ 2 वैलिड वैल्यू है, सिर्फ 3.5 वैलिड वैल्यू है, बट A1 वैलिड वैल्यू नहीं है। आप कहीं भी A1 को वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हो, बट वैल्यू की तरह जब यूज़ करना है तब उस पर स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? और ये समझ में आ गया ना कि अगर स्क्वायर ऊपर तो स्क्वायर नीचे, राउंड ऊपर तो राउंड नीचे। लिखो, एक लाइन लिखो। When the data is entered in round brackets, when the data is entered in round brackets, when the data is entered in round brackets, it is not editable, 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 ब्रैकेट में लिखेंगे। एडिटेबल का मतलब क्या है? कैन नॉट ओवरराइट मीन्स वैल्यू को चेंज करना। कैन नॉट ओवरराइट, कॉमा, डिलीट, कॉमा, ऐड एनी वैल्यू। ब्रैकेट बंद कर देंगे। To make the data editable, by the user or the programmer, to make the data editable by the user or the programmer, one may use square brackets. One may use square brackets. ठीक है, एक नेक्स्ट लाइन में, दिस मेथड ऑफ एंटरिंग मल्टीपल वैल्यूज, दिस मेथड ऑफ एंटरिंग मल्टीपल वैल्यूज is called entering in sequence, is called assigning या entering values in sequence, assigning और entering values in sequence। sequence क्यों बोला जाता है? आप एक फिक्स ऑर्डर में वैल्यू असाइन कर रहे हो। अगर मैंने 0 1 2 3 4 5 4 लिखा है तो पहली वैल्यू 0 ही है, दूसरी वैल्यू 1 ही है। वो सीक्वेंस हमारा मेंटेन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कमेंट्स, COMMENTS। कमेंट्स के आगे डैश करके डिफाइन करेंगे, नॉन प्रोग्रामेबल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, नॉन प्रोग्रामेबल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। अब देखो ऐसा होता है जी कि अभी तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। जब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर के काम में लगते हैं तो कई कई पेजेस के प्रोग्राम बनते हैं, कई कई मोटी सी फाइल बनती है। इनफैक्ट जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे बीटेक में 3rd ईयर में एक मिनी प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो 25-30 पन्नों के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम एक जन नहीं करता, छोटा छोटा काम सबको पकड़ा देते हैं। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, आसान प्रोग्राम है, एक ही जन बनाता है, पर अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने हरमीत को कह दिया कि तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट बनाओ, और मैंने विवान को कह दिया तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला पार्ट बनाओ। बट एट द एंड, क्योंकि कैलकुलेटर एक खुद का प्रोग्राम है, तो हमें चारों पार्ट्स को एक जगह इंसर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जन को कैलकुलेटर यूज़ करना है तो प्लस और माइनस के लिए अलग कैलकुलेटर ले और मल्टीप्लाई डिवाइड कर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, हम क्योंकि प्लस कहीं से भी मल्टीप्लाई से रिलेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, तो हमने कहा ठीक है तुम 2 हिस्से कर लो, तुम 2 हिस्से कर लो, तुम अपना काम कम करो। बट होता क्या है, इस काम कम में
जब एक ही जन पूरा काम करता है तो उसको पता होता है कि मैंने क्या किया है। जब दो जन काम करते हैं या जब टीम काम करती है तो आप कह नहीं सकते कि किस हिस्से में किस तरीके की प्रोग्रामिंग करी गई है। एक आउटपुट पाने के लिए कई तरीके से प्रोग्राम लिखा जा सकता है, जैसे कि यही प्लस वाला, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए और यूज़र से वैल्यू एंटर कराऊँ, मैं लिख सकती हूँ बी और यूज़र से वैल्यू एंटर कराऊँ, फिर मैंने वेरिएबल लिया सी और मैंने लिखा a प्लस बी और फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ सी को। एक ये मेथड है, ठीक। दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू ले ली यूज़र से, नहीं लिया तीसरा वेरिएबल, मेरा मन, मैंने डायरेक्टली, क्योंकि नॉर्मल है ना काम, लो जी वो अपने आप कर देगा। ये मेरा मेथड था, शायद इससे पहले वाला किसी और का मेथड होगा। तो हर प्रोग्रामर का प्रोग्राम के आउटपुट लाने के मेथड्स अलग होते हैं, बट टीम में काम करना है तो सबको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो हम, जैसे तुम लोग नोट्स बनाते हो, तो क्योंकि क्लास ख़त्म हो गई, अब घर जाके रिवाइज करना है, तो नोट्स बनाते हो ताकि उससे पढ़ पाओ। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है लिखना, कुछ बच्चे अपने आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते चलते हैं। वो चीज़ एक प्रोग्राम में करना कहलाता है कमेंट्स। तो मान लो मैं यहाँ वेरिएबल नहीं ले रही हूँ, तो मैंने एक हैश बना के लिख दिया, नॉट टेकन एनी अदर वेरिएबल। अब जैसे ही कंपाइलर को, कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को रन करा रहा है, जैसे ही कंपाइलर को हैश मिला, उसने काम करना बंद कर दिया। उसने कहा भैया अब इस लाइन को प्रोग्राम नहीं करना है, इसको टच ही नहीं करना है, ये हमारे लिए नहीं लिखी गई है, ये प्रोग्रामर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी गई। तो वो डायरेक्टली जमकर जाता है नेक्स्ट। हैश का मतलब एक लाइन का कमेंट। कई बार होता है प्रोग्राम में एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें मल्टीपल लाइंस लगती हैं, तो या तो हम एक काम करें कि हर लाइन में हैश लगा दें, या फिर शुरू करें कमेंट 3 इन्वर्टेड कॉमा से, लिख लें जितना लिखना है और लास्ट वर्ड के बाद 3 इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। जैसे तुम्हें व्हाट्सएप में कुछ हाईलाइट करना होता है, बोल्ड करना होता है, तो तुम स्टार यूज़ करते हो, स्टार स्टार्ट में लगाते हो, स्टार लास्ट में लगाते हो, वो चीज़ बोल्ड हो जाती है। तो सेम ये काम करेगा, 3 इन्वर्टेड कॉमास इन द स्टार्ट ऑफ द कमेंट, 3 इन्वर्टेड कॉमा एट द एंड ऑफ द कमेंट। वो सारी लाइंस नॉन प्रोग्रामेबल हैं, उसमें चाहे तुम प्रोग्राम भी क्यों ना लिख दो, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। वो उसके लिए हो गई कि भैया ये टच नहीं करनी। अगर हैश लगाया है तो वो जहाँ से हैश लगाया है उसके आगे की पूरी एक लाइन को ग्रुप कर देगा, छोड़ देगा, कंपाइल नहीं करेगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। तो कमेंट्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है? नॉन प्रोग्रामेबल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। द कमेंट्स आर यूज्ड to enhance the understanding of the program. ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा आसान लिखवा रहे हैं, बुक में तुम्हारे कठिन दिया है, सेम एग्जाम्पल है बट आसान। a = 7, b = 9 इफ़ का मतलब होता है अगर। अभी इफ़ नहीं समझा रही हूँ, बट नहीं समझा रही हूँ इसीलिए कमेंट डाल रही हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये लिखी लाइन मेरी प्रोग्राम नहीं होगी। मैंने उसके बाद लिखा इफ़ a > b कोलन, क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यूज़ खुद एंटर कराई हैं इसलिए मैंने कहा प्रोग्राम आसान है। किताब में दिया है कि आप यूज़र से वैल्यू मांगो, तो अभी मैंने इनपुट फंक्शन सिखाया नहीं है तो अभी मैं वो चीज़ नहीं करवा रही हूँ। इफ़ a > b, थोड़ी स्पेस छोड़ के मैंने लिखा
कमेंट डाला, इफ की बॉडी है ये प्रोग्राम, ये वाला हिस्सा, ये वाली लाइन नहीं होगी। मैंने लिखा प्रिंट फर्स्ट वैल्यू इज बिग। प्रिंट भी अभी समझाया नहीं है, अभी बस उसको समझने के लिए लिख दो। मैं वापस आई क्योंकि वापस आया जाता है, लिखा मैंने एल्स। एल्स भाई इक्वल भी हो सकते हैं आप, क्योंकि अब बड़े हो गए हो तो दो ही ऑपरेटर नहीं बचे कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, नहीं, नॉट नेसेसरी, बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी कंडीशन देनी है, बट वील डील इट विद लेटर। प्रिंट, तो यहाँ मैं हैश लगा के लिख सकती हूँ एल्स की बॉडी, प्रिंट सेकेंड वैल्यू इज बिग। समझ में आया? तो ये पूरे में ये लाइन ये लाइन ये लाइन नहीं स्कैन करेगा कंपाइलर, आप अपने हिसाब से कमेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये लिखो ये एक सीध में चलेंगे। अब चला दिया उधर, कोई बात नहीं, इफ़ इसी सीध में रहेगा, समझे बात को? ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आता नहीं है, अभी कुछ भी करो। सिलेबस फॉरवर्ड कर देना जब पता चले। इफ और एल्स एक सीध में लिखेंगे। ठीक, अब यहां ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ये है मेरा इफ ब्लॉक, ठीक, जो चीज़ इफ के अंदर है, एल्स पार्ट में। जो एल्स के अंदर है वो है मेरा एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में फ़र्क कैसे आया? जैसे ही एल्स ब्लॉक आने को हुआ, मैं वापस जिस इन पॉइंट पे लिख रही थी मैं उसी पॉइंट पे आ गई। सो दिस इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, कि अगर आपको कोई एक हिस्सा ऑफ प्रोग्राम, भाई ये भी प्रोग्राम है, बाकी हिस्से से सेपरेट करना हो, किसी चीज़ के अंदर डालना हो, तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं। राइट, तुम्हारा राइट हुआ, राइट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस शिफ्टिंग को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। और जो बन जाता है इंडेंट करने के बाद वो कहलाता है ब्लॉक। समझ में आया? इफ़ के अंदर ऐसे भी लिखा जा सकता था, मान लो ये इफ़ आया, मैंने कोई कंडीशन डाली, कंडीशन 1, इफ़ ब्लॉक स्टार्ट हो गया, मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब मुझे यहाँ फिर कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने यहाँ फिर एक इफ़ डाला, कुछ कंडीशन डाली। अब जो मेरा ब्लॉक है वो ये सेकेंड इफ़ का ब्लॉक है, तो मैं उसको फर्दर इंडेंट कर रही हूँ। तो स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। मैं यहाँ वापस आई, अभी मैं पहले ब्लॉक में ही हूँ, मैंने डाला स्टेटमेंट 6। मैं यहाँ वापस आई, एल्स लिखा, अब मेरा इफ़ का ब्लॉक ख़त्म हुआ है। अगर ये एल्स इसके नीचे आता तो ये एल्स इस इफ़ का पेयर होता, क्योंकि ये एल्स इस ब्लॉक के नीचे आ रहा है,
तो ये एल्स ऊपर वाले इफ़ का पेयर है। तो आपको इंडेंटेशन का खास तौर से ध्यान रखना है, प्रोग्राम लिखते वक्त भी चाहे टाइप करते वक्त भी, दोनों में। तो एक आइडियल सिचुएशन क्या है, या तो यूज़ करो टैब या यूज़ करो स्पेस, दोनों मत यूज़ करो, दोनों मत यूज़ करो। तुमको ज़्यादा क्लियर प्रोग्राम दिखाना है, तुम टैब यूज़ करते चलो, यहाँ तक आओगे तो एंटर दबाओगे, एंटर के बाद यहाँ आए, वो अपने आप इतनी जगह ले लेता है। ये जब हम टाइप करते हैं तो वो अपने आप, क्योंकि तुमने कोलन लगाया, वो अपने आप थोड़ी जगह इंडेंट कर देगा। तो अगर फर्दर लिखना है फिर वो अपने आप कर देगा। बट जब हम ये उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो सॉफ्टवेयर तुम्हारे यहाँ इंस्टॉल्ड है, बस ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम उसी सॉफ्टवेयर पे लिखना पड़े जीवन भर। कई बार दूसरे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपसे स्पेस की डिमांड करते हैं कि आप स्पेस लगाइए, हम उस हिसाब से चलेंगे। तो चाहो तो स्पेस लगाओ, स्पेस की वैल्यू अलग होती है, चाहो तो टैब लगाते चलो, ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। एक स्पेस और टैब में अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स का फ़र्क होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिखना चाहो इस वाले एल्स का, इफ़ का एल्स, और क्योंकि तुमने टैब लगा दिया तो वो इसके आगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ बात? ये पूरा कहलाएगा इफ़ का ब्लॉक, ये इस वाले इफ़ का ब्लॉक, जो नीचे आता वो एल्स का ब्लॉक, और ये हिस्सा कहलाएगा इंडेंटेशन। टैब या स्पेस में से कोई एक चीज़ ही हम अपने रूल बुक में डालेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई? आई डोंट थिंक ये लिखवाने की ज़रूरत है, ये इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन तो बथेरे सारे टाइप के हैं, पहले बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेटर्स सिखाते हैं। तो सबसे पहला ग्रुपिंग ऑपरेटर तुम सीख गए हो, ये लगाना, कर्ली ब्रेस भी लगाए जाते हैं, उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा टिपिकल होती है, डिक्शनरी कहलाता है, वो अभी हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट जो पहला ऑपरेटर अभी पढ़ोगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से आसान है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल यहाँ भी फॉलो होता है। थोड़ा सा चेंज है बॉडमास में, तो जब सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम पढ़ लेंगे तब हम उस चेंज को देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में 7 ऑपरेटर्स है, 7। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला मल्टीप्लाई, सिंबल थोड़ा सा चेंज है, चौथा वाला डिवाइड, इसके काम को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, पांचवा वाला फ्लोर डिवाइड। फ्लोर क्यों वर्ड आया है अभी समझाऊंगी। नेक्स्ट वाला डबल एस्ट्रिक, ये कहलाता है एक्सपोनेंट, ये तो नाम से समझ में आता है कि क्या करेगा, पावर चढ़ाएगा। और लास्ट वाला है मॉड, मॉड्यूलस बोलो, मॉड बोलो, ये कहलाते हैं रिमाइंडर, ठीक है। आओ पहला वाला, आउटपुट्स। प्रिंट अभी सिखाया नहीं, अभी प्रिंट नहीं दिखा पाएंगे, बट आउटपुट समझा सकते हैं। ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ तक बहुत आसान। रिमाइंडर भी आसान है, 7 से 3 को डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। आते हैं डिवाइड रिटर्न करता है फ्लोट डेटा टाइप हमेशा, चाहे वो कंप्लीट डिवाइड करे, चाहे वो ऐसे वाला हो। इसका तो आंसर तुम्हारा क्या आता है, 2.33333। बार नहीं लगाता, ये ऐसे ही डिस्प्ले करता है।
अगर ये ना होके 6/3 भी होता तो वो 2 नहीं डिस्प्ले करता, वो 2.0 डिस्प्ले करता। ठीक, तो फ्लोट अगर डिवाइड अगर यूज़ किया है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप क्या हो जाएगा, फ्लोट डेटा टाइप, वो कभी इंटीजर में डिस्प्ले नहीं करेगा। एक्सपोनेंट उससे ज़्यादा आसान है 7 की पावर 3 343 आंसर आ गया। बाकी सब जो तुम एंटर करोगे, मान लो तुमने यहाँ पे 7.0 किया तो अब ये तुमने फ्लोट एंटर किया है, अब वो फ्लोट बना देगा। बाकी सब अपने जो तुम एंटर करोगे ना उस हिसाब से चलेगा। यहाँ 7.0 कर दिया, 3.34 3.0, वो फिर जो तुमने एंटर किया है वो करेगा। इस पे आते हैं, ये इंटीजर फ्लोर वाला दिखेगा, समझेगा। जब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.3 कुछ आ रहा है, जिसमें जो 2 है वो उस रेंज में 2.3 अगर ऐसे है तो 2 नीचे आएगा और 3 ऊपर आएगा, तो फ्लोर पे कौन सा इंटीजर आया, 2, इसका आंसर आएगा 2। ठीक, थोड़ा सा ट्विस्ट, अगर दिया है -7 फ्लोर डिवाइड 3, इसका आंसर अगर डिवीजन होता तो होता -2.3333 एंड सो ऑन। ये सुनो, अब ज़रा इसका नंबर लाइन बनाओ। इस नंबर के लिए -2 आगे आता है और -3 पीछे आता है। इसकी फ्लोर वैल्यू है इंटीजर के एस्पेक्ट में -3, तो -7 फ्लोर डिवाइड 3 तुम्हारा आंसर देगा -3, 7 फ्लोर डिवाइड 3 तुम्हारा आंसर देगा 2। हमेशा इंट में देगा, तुम डेसिमल लोगे तो भी, तुम नॉर्मल इंटीजर नंबर लोगे तो भी। समझ में आ गया, पक्का क्लियर हो गया। ये नोट डाउन कर लो, ये है तुम्हारी आज की लास्ट क्लास।